नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की। देखिए, भारत में परमाणु ऊर्जा का जो कार्यक्रम है उसकी एक अलग हिस्ट्री है और ढेर सारे रोचक तथ्य, रोचक कहानियाँ निरंतर चलती हैं। मगर हाँ, कहानियाँ ठीक है, वो वास्तविक है या नहीं, वो सत्यता आपको थोड़ा सा परखना होगी, है ना। मगर अपने को फैक्ट्स पे जाना ज़्यादा ज़रूरी है परीक्षाओं की दृष्टि से। आइए कुछ छोटी जानकारियों को ले लेते हैं मगर विस्तृत तौर पर। सबसे पहले परिचय। भारत ने परमाणु युग में 4 अगस्त 1956 में उस समय प्रवेश किया जब देश में पहले परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ किया गया। इसी प्रकार के फैक्ट्स आएंगे बीच बीच में, है ना। तो प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा का शुभारंभ जो है भारत में परमाणु युग का शुभारंभ माना जाता है, 4 अगस्त 1956। इस रिएक्टर का डिजाइन एवं निर्माण भारत द्वारा किया गया था, परंतु इसके लिए परमाणु ईंधन की आपूर्ति एक समझौते के अंतर्गत ब्रिटेन द्वारा की गई। ईंधन जो था वो ब्रिटेन से था, है ना। ध्यातत्व है कि अनुसंधान उद्देश्यों के लिए हमारा दूसरा रिएक्टर साइरस कनाडा के सहयोग से विकसित किया गया था, जिसे 1960 में संचालित किया गया। आरंभ में तो अनुसंधान रिएक्टर न्यूटन भौतिकी एवं न्यूटन विकिरण के पदार्थों के व्यवहार का अध्ययन किया, है ना, प्रारंभ में। साथ ही रेडियो आइसोटोप उत्पादन के अनुसंधान मंच बने, है ना। तो ये करीब 1960 की बात है। पहला रिएक्टर 1956 अप्सरा, दूसरा रिएक्टर साइरस 1960 में संचालित किया। पहले रिएक्टर में फ्यूल जो था, ईंधन था, वो ब्रिटेन से था और दूसरा रिएक्टर कनाडा के सहयोग से विकसित था। यहाँ फ्यूल की बात नहीं है, ठीक है, विकास की ही सीधे तौर पर बात की गई है। साथ में अगर थोड़ा सा और बात करें तो बाद में ये विभिन्न चरण की बीमारियों, विशेषकर कैंसर के इलाज में भी उपयोगी साबित हुए, है ना, पता होगा आपको। तथा गैर विनाशकारी परीक्षण उद्योग के इसके भी उद्देश्य के लिए औद्योगिक एप्लीकेशनों के रूप में इनका इस्तेमाल किया जाने लग गया। वास्तविक तौर पर भारत में जब शुरुआत हुई थी तो एक बहुत छोटे स्तर से ही हुई थी और इतना ज़्यादा बड़े बड़े लक्ष्य कुछ भी नहीं रखे गए थे, है ना। फिर भी निरंतर जो है इसमें निरंतर देखभाल और एक मॉनिटरिंग सही ढंग से किए जाने के कारण और विशेष तौर पर उस स्थान पर बैठे हुए व्यक्तियों की उसमें रुचि होने के कारण हम कहीं ना कहीं उस लक्ष्य को भी प्राप्त कर गए, जो प्राप्त होना कहीं ना कहीं बहुत कठिन था। आइए बात करते हैं विशेष कालखंडों की। सबसे पहले अगस्त 1947। आपको पता है अगस्त में ही 1947 में क्या हुआ था, देश स्वतंत्र हुआ था। साथ ही ब्रिटिश भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो चुका था। होमी भाभा के नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों के एक समूह ने पीएम नेहरू को परमाणु ऊर्जा में निवेश के लिए राजी किया। उसी समय अगस्त में ही, अगस्त और सितंबर के ये मध्य की घटना है। होमी भाभा के नेतृत्व, होमी भाभा आपको नाम ध्यान रखना पड़ेगा, प्रणेता, है ना। इनके नेतृत्व में जो है एक इनके पूरे समूह ने पीएम को राजी किया। ठीक 1948 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम ने भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। 1948 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग, और प्रारंभ में इसका ध्यान जो है परमाणु ऊर्जा पर था, हथियारों पर नहीं, केवल ऊर्जा पर, है ना, और बिजली उत्पादन वगैरह में। आइए अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। आपने थंबनेल में इसका लोगो देखा, इसकी इमेज देखी, बैकग्राउंड में भी इसी की इमेज है। 1954 में ट्रॉम्बे में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निर्माण कार्य की शुरुआत के साथ जो है महत्वपूर्ण प्रगति शुरू हुई, है ना। इस युग में परमाणु अनुसंधान के लिए समर्पित सरकार वित्त पोषण में पर्याप्त वृद्धि हुई। जो शासन के द्वारा वित्त पोषण था उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली। बजट भी इस केंद्र को, इस जो केंद्र था इसको काफ़ी मिला तथा अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग के लिए तीव्र प्रयास हुआ, है ना। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ही एक काफ़ी महत्वपूर्ण ये बात रही और बहुत ही शानदार तरीके से इसने भी पूरे परमाणु कार्यक्रम के विकास में बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, है ना। जो हमारा पहला परमाणु परीक्षण था, पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा, है ना, अत्यंत गोपनीयता के तहत आयोजित पोखरण 1
पोखरण स्थान का नाम है, आपको पता है, पोखरण वन परीक्षण मई 1974 में हुआ, जो परमाणु विस्फोट में भारत के पहले प्रयास का प्रतीक था। परमाणु विस्फोट में जो भारत का प्रथम प्रयास था वो पोखरण वन परीक्षण था मई 1974 में, है ना। स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम वाले इस परीक्षण को एक शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि इसके दोहरे उपयोग के लिए निहितार्थ के कारण इसे अंतर्राष्ट्रीय विवाद और आलोचना का सामना करना पड़ा। जाहिर तौर पर कोई हित नहीं था, है ना। और तब तक तो ये नियम भी हो गया था कि ये ठीक नहीं है ना, इलीगल है अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। तो विवाद हुए, कई आलोचनाएं हुई, मगर उसको ध्यान ना देते हुए, है ना, उसको ध्यान ना देते हुए 1974 में ये हुआ। और कुछ समय बाद, मतलब 1990 के दशक में, जैसे ही व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि को प्रमुखता मिली, भारत को अपनी परमाणु आकांक्षाओं को सीमित करने के लिए नए सिरे से अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ा। मगर 1998 में आयोजित पोखरण द्वितीय परीक्षण, मतलब 1998 में ही पोखरण का द्वितीय परीक्षण आयोजित कर लिया गया, जिसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा जैसे देशों के प्रतिबंधों सहित वैश्विक निंदा और नतीजों के बावजूद अपनी परमाणु क्षमता को खुले तौर पर स्वीकार करने का भारत का निर्णय उसकी रणनीतिक स्थिति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। देखिए, ये वाला जो उदाहरण है पोखरण 2 का, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मतलब पूरा न्यूक्लियर टेस्ट का ही, ये एक इंटरव्यू तक में आपको काम आएगा, है ना। शुभकामनाएं, आप जरूर जाएं, है ना। तो ये जरूर काम आएगा भाई, अगर आप लें कि क्या इसमें सबसे सही था, तो वैश्विक निंदा को सह लिया और फिर खुले तौर पर स्वीकार किया कि अब हम भी एक न्यूक्लियर पावर हैं, हम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। ये सबसे बेहतर बात थी इसमें। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, ये कुछ ज़रूरी बातें थी हमारे इस टॉपिक से जुड़ी हुई, जो हमने आपको बहुत ही आसानी से, बहुत कम शब्दों में, आसान भाषा में, कम ड्यूरेशन में समझाया। आई होप आपको सब समझ में आया हो। बाकी नो इश्यूज़, अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। आई होप आपका नया साल बहुत अच्छा जा रहा होगा और इसी प्रकार जाए। तैयारी अपनी निरंतर जारी रखिए, लक्ष्य को भूलिए नहीं। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।